हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम की, जब हम लोग देखते हैं कि हमारे सुपर हीरो ऑफ दैट टाइम या फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जो हैं, अब उनका जो पिक्चर है वो हमें मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो दिखाई देगा। हम देखेंगे कि महात्मा गांधी अब इंडिया आएंगे और वो लीड करेंगे अब इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को। गांधी जी जिनके बारे में आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपने याद रखने हैं, क्योंकि यहीं से आगे हम देखते हैं कि कोई भी जो भी आप देखोगे बड़ी से बड़ी मूवमेंट वो गांधी जी के अंडर होंगी। गांधी जी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेंगे। किस तरीके से वो लोगों को समझाकर जो है वो बुझाकर या जो भी तरीका अपनाएंगे और किस तरीके से एक के बाद एक मूवमेंट गांधी जी के अंदर चलेगी, कैसे गांधी जी जो है नाराज होंगे, कैसे गांधी जी कभी किस इशू पर उनके जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती रहेंगी एंड फाइनली जो है आखिरकार गांधी जी हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल करवाकर ही दम लेने वाले हैं। सो गाइज, हमने अभी तक जो है वो पढ़ा बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। हमने पढ़ा जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था दिल्ली दरबार को। हमने देखा कि किस तरीके से जो कैपिटल शिफ्ट हुई थी फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, उसका रीज़न अगर मैं आपको बताऊं तो ये चल रहा था कि एक बार फिर से ना बंगाल को जोड़ने की बात की गई और बंगाल को जोड़ने की बात की तो वहाँ पर कैपिटल को लेकर इशू, क्योंकि जब बंगाल का विभाजन हो गया था तो उन्होंने दो कैपिटल्स वहाँ पर फॉर्म की थी, एक ढाका बना दी थी और एक ऑलरेडी कोलकाता थी, फोर्ट विलियम। तो वहां पर जो है कैपिटल को लेकर थोड़ी सी इश्यू चल रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ने उसका एक सोल्यूशन परमानेंटली निकाल दिया कि उन्होंने कहा कि हम यहां पर नहीं रखेंगे, हम यहां से कैपिटल जो है वो दिल्ली लेकर जाएंगे। उसके बाद अगर हम एक बार नजर मारे तो अगर हम देखते हैं कि यहां पर क्या है 1911 तक का हमारा सफर जो है वो हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें तो 1913 में क्या हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको बाद में फिर से पढ़ाऊंगा जब हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे, उसमें ये फिर से आएगा। तो 1913 में गदर पार्टी बनती है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन रहते हैं। सो गदर पार्टी बन रही है 1913 में। कौन बना रहा है भाई साहब, यहां पर याद रख लीजिएगा नाम, लाला हरदयाल का नाम याद रखेगा, हरदयाल का नाम जो है ये रखेगा। और ये क्या थी गाइज, ये एक मतलब आप कह सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंडियन जो मतलब इंडियंस जो माइग्रेट हुए थे फ्रॉम यूएसए कनाडा ऐसी जगह पर, ये वहां पर जाकर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं। और वहां पर क्या है दोस्तों, वहां पर ये इंडियंस जितने भी यहां से लेकर वहां पर जाएंगे कि कहीं हमारे नेशनलिज्म की आग ठंडी ना हो जाए, हमारे लोगों को ये लगातार पता चलता रहे कि भाई साहब हम लोग किस तरीके से एक्सप्लॉइट होते आ रहे हैं लंबे समय से, उस पर ये जो है वो बात करते थे, ठीक है ना। तो यहां पर ये सब बातें जो है वो चल रही थी। नो अब यहां पर क्या है, देखिए इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इस पर क्वेश्चन है आपको सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि गदर पार्टी को फॉर्म किसने किया, तो लाला हरदयाल ने जो है इसको फॉर्म किया था 1913 का टाइम याद रखिएगा। और दोस्तों एक और चीज आपने इसमें याद रखनी है कि ये जो गदर पार्टी थी, इसने जो अपना नाम गदर था ये कहां से लिया हुआ था, तो बेसिकली वहां पर क्या था, एक हिंदू मतलब एक न्यूज़पेपर छपा करता था जिसका नाम गदर था और इन्होंने उसी न्यूज़पेपर से इन्फ्लुएंस होकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम गदर पार्टी जो है वो रखा था। गदर पार्टी जो है ये एक और आप कह सकते हो इनका एक और लिटरेरी वर्क भी था, अंग्रेजी राज का दुश्मन। और ये बात करते थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 जैसे इंसिडेंट की। ये चाहते थे कि इंडियंस उस इंसिडेंट को कभी भूले ना, उस इंसिडेंट को एज अ फायर यूज करें अपने नेशनल मूवमेंट्स में। तो ऐसे जो है इसको बनाया जाता था, ठीक है, इसको बनाया गया था। अब इसके एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका रहता है इसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर, तो सैन फ्रांसिस्को में जो है इसका, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को जो है इसके हेडक्वार्टर्स थे। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं ये पढ़ाऊंगा नहीं, मैं इसको पढ़ाना चाहता था यहाँ पे, लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, हम जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सेपरेटली आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये मैं सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको पढ़ाना जो है मुनासिब समझूंगा। तो आपने याद क्या रखना है यहाँ पर 1913 गदर पार्टी, लाला हरदयाल, हेडक्वार्टर्स कहाँ है भाई साहब, सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी ने अपना नाम गदर कहाँ से लिया, एक न्यूज वीकली वहाँ छपता था गदर, और उसमें वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को जो है डिस्कस करते थे और वहाँ से इन्होंने इस चीज़ को जो है वो जो है इसका नाम लिया। नाउ अब हम पहुँच रहे हैं कहाँ पर 1950।
1915 तक गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका में थे। उनके जो भी आप देखोगे सत्याग्रह जो उनका एक बहुत बड़ा वेपन माना जाता है, जिससे उन्होंने बड़ी बड़ी ताकतों को जो है वो झुकने पे मजबूर कर दिया था। तो ये सत्याग्रह प्रोसेस जो है गांधी जी का, ये वहीं उनका साउथ अफ्रीका में ही स्टार्ट हुआ था। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन एंड उसके बाद उन्होंने जो भी वहाँ पर प्रैक्टिसेस की उनके, उसके बाद गांधी जी जो हैं वो फाइनली इंडिया की तरफ जो है वो अपना रुख करते हैं, वो इंडिया की तरफ जो है वो आना स्टार्ट करते हैं। व्हेन ही एंटर्स इंडिया, तो उन्होंने इंडिया में देखा कि जैसे वो 1915 में इंडिया आए, उस टाइम पर जो सीनियर मोस्ट लीडर उस टाइम पर अगर आप कहोगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अगर हम देखें तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से होती है। गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने के बाद गांधी जी को ये चीज का एहसास होता है, गोपाल कृष्ण गोखले कहीं ना कहीं जो है गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, उनको कहा गया है कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो गोखले ने जो है गांधी जी को एडवाइस किया कि गांधी जी आप ठीक है, आपकी जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो इंडिया में, या उससे पहले मैं ये कहूं कि गांधी जी से क्वेश्चन पूछा गया कि आपका इंडिया आना क्या था, मतलब क्यों आए आप इंडिया। तो गांधी जी ने कहा कि देखिए मैंने बड़े बड़े मतलब साउथ अफ्रीका में इतने बड़े बड़े काम किए, इतने मतलब वहां पर जो मैंने जो एपिथेट सिस्टम के खिलाफ मैंने जो फाइट लड़ी, मैं उसमें काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। लेकिन एट द एंड मुझे ये एहसास हुआ कि मैं दूसरे देश को जाकर इतना कुछ कर रहा हूं, मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं, मेरे देश भी तो किसी दूसरे देश का गुलाम है। तो मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर जो है यहां पर अपना जो लोग हैं उनके लिए कुछ करना पसंद करूंगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनकी बात सुनी और एक हल्की सी स्माइल देते हुए उनको कहा कि गांधी जी आप ठीक है, आप इंडिया आए हो, लेकिन आपको अभी इंडिया की पॉलिटिक्स का पता नहीं है। हम लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो एक साम्राज्य के साथ चल रही है, लेकिन अभी तक अगर आप नजर डालो तो हम लोग ना बहुत बार बढ़ चुके हैं। हमें हमारे साथ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के ये है, हमारे साथ दूसरी पॉलिसीज का जो है बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। एंड एट द एंड देख लो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आज भी हमारे यहाँ पर देखो तो कोई मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहा है, कोई जो है आपके INC को सपोर्ट कर रहा है। अभी हमने रिसेंटली एक कहा गया इन्होंने, हमें अभी रिसेंटली हमने देखा कि हमने इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट चलाई हुई थी, जिसमें हमने बाइकॉट और स्वदेशी जैसे अच्छे कंसेप्ट्स लेकर आए थे, लेकिन हमने देखा कि हमारे खुद के लोगों ने उन चीजों को सपोर्ट नहीं किया। तो यहां से गांधी जी को एक एडवाइस मिली कि आप जो है पहले पूरे इंडिया का राउंड अप करो, आप पूरे इंडिया को घूमो, और घूमने के बाद आप देखो कि आपको क्या समझ आता है, उसके बाद ही आप यहां की पॉलिटिक्स में जो है वो जो है इन्वॉल्व होना। ये एडवाइस मानी जो है गांधी जी ने इस एडवाइस को काफी अच्छे से माना, एंड दैट्स व्हाई पॉलिटिकल गुरु कंसीडर किया गया है गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी का। तो गांधी जी ने 2 साल राउंड अप करने के बाद सारे सिनेरियो को समझा। उन्होंने देखा कि यहाँ की जो पॉलिटिक्स जो चल रही थी, मतलब जितनी भी यहाँ के इंस्टीट्यूशन उस टाइम पर वर्क कर रहे हैं, वेदर इट इज मुस्लिम लीग और इट इज INC, तो उन्होंने देखा कि इन दोनों के साथ जो है वो सबसे बड़ी चीज की कमी क्या है, इनके साथ जो है वो जनता का विश्वास नहीं है, इनके साथ जनता का सपोर्ट नहीं है। तो ये काम तो अच्छा कर रहे हैं, कभी स्वदेशी लाते हैं, कभी बाइकॉट लाते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं है इनके साथ। इसलिए गांधी जी ने जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज की ओपनिंग हो रही थी 1916 एंड 17 के आसपास में ये ओपनिंग हो रही थी। तो यहां पर गांधी जी ने जो है वो टारगेट किया INC को, जहां पर गांधी जी ने INC को बताया कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जिस पर्पस के लिए बनी है वो बहुत अच्छा पर्पस है, वेल है, बहुत अच्छा है, बहुत आप अच्छा काम भी कर रहे हो, लेकिन यहां पर एक चीज की कमी है, वो है आपके साथ सपोर्ट की। आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो है वो लोगों को समझा नहीं पा रहे हो कि आप लोग फाइट किसके लिए कर रहे हो। आप स्वदेशी लेकर आते हो, आप बाइकॉट जैसी चीजें लेकर आ रहे हो, लेकिन क्या आम जनता को इसके बारे में पता है? गाइस, आज के प्रेजेंट टाइम पर भी अगर मैं देखूं तो गवर्नमेंट कोई भी लॉ लेकर आती है, विदाउट स्टडिंग दैट लॉ, उसके प्रोन्स कॉन्स को पढ़ने के बगैर हम लोग क्या कर देते हैं, उस गवर्नमेंट को गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। हम कहते हैं, जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा कि कितने सारे लॉज, जैसे 3 तलाक का इशू इंडिया में चल रहा था, उसके बाद फॉर्म बिल का लगा रहा था, बाकी चीजें भी यहां पर आती जाती रहती हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज होगी तो इससे ये होगा। तो देखिए, गवर्नमेंट कोई भी चीज लेकर आती है ना, तो उसको बहुत ही सोच समझ कर आप लोगों के लिए लेकर आएगी। चलिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो वो उनकी पॉलिसीज थी, रिप्रेसिव थी, कोई शक नहीं है उसमें, लेकिन दोस्तों एटलीस्ट जो हम लोग इंडियंस यहां पर कोई अगर मूवमेंट चलाना चाह रहे हैं, या मैं कोई मूवमेंट चलाना चाहता हूं,
जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंट टाइम पर मैं जम्मू के अंदर कोई मूवमेंट जो है वो चलाना चाहता हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि मैं पहले तो अपनी मूवमेंट को आम लोगों तक पहुँचाऊँ, उनको समझाऊँ कि मैं चाहता क्या हूँ। अगर मैं कोई प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं उस प्रोसेस के अंदर क्या स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गांधी जी ने यही चीज़ वहाँ आईएनसी को समझाई कि देखिए आप इतना कुछ कर रहे हो लेकिन आपके साथ आम जनता नहीं जुड़ रही है। आम जनता को ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके साथ जुड़ेंगे तो उनके जो है उनका कुछ भला नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें गांधी जी ने आईएनसी को सिखाई और उसके बाद गांधी जी ने जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की भागदौड़ संभाली। चलिए इसके अलावा तो हम ये चीज तो हम सारा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है इसमें रहेंगी, लेकिन बात की जाए आपके मॉडर्न हिस्ट्री की तो गांधी जी का रोल इसमें अनफॉरगेटेबल है, इसको हम भुला नहीं सकते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने लगातार इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में अपना रोल प्ले किया है। बहुत सारे लोग मैंने देखे जिन्होंने गांधी जी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा लेकिन ओपनली दे स्टार्ट अब्यूजिंग और दे स्टार्ट यूजिंग बैड वर्ड्स टू गांधी जी, बट ऐसा करना बिल्कुल गलत है। देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो कुछ भी हुआ था गांधी जी उस पर खरे उतरे थे, उन्होंने पूरी अपनी तरीके से कोशिश की थी सिचुएशन को हैंडल करने की। तो गाइस चलिए आज हम डिस्कस करेंगे गांधी जी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। आपको ये चीजें याद रखनी है और ये चीजें पढ़नी है क्योंकि इन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको रहते हैं। तो कुछ हम एडवांस में चीजें पढ़ेंगे जिनको हम दोबारा से जब आगे का सफर हमारा रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का तो उसमें हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का जो अराइवल है, गांधी जी की जो एंट्री है वो इंडिया में कब होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा गांधी जी की एंट्री इंडिया में हो रही है कब, 1915। इससे पहले वो कहां थे भाई साहब, इससे पहले वो अफ्रीका में थे और अफ्रीका में जो है उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं। आप वहां पर चले जाओगे ना, अभी भी अफ्रीका के बहुत सारी जगहों पर आपको गांधी जी के स्टैच्यू जो है वो बने हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले तो इनके बारे में अगर बताया जाए तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है पोरबंदर गुजरात में, जो कि बेसिकली गुजरात जो कोस्टल एरिया है, यहां पर अगर आज भी आप चले जाओगे तो मछली पालन के लिए ये यहां पर जो है फिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह काफी मशहूर है। ही परस्यूड लॉ, इन्होंने लॉ की पढ़ाई की फॉर 1 ईयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे में इन्होंने यूनिवर्सिटी लॉ की स्टडी की एंड उसके बाद लेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एंड कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 1891। 1891 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट की, कहां से, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से। आफ्टर दैट उसके बाद ही स्टार्ट वर्किंग इन अ बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड, उसके लिए इन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड के लिए काम करना स्टार्ट किया एंड ऑल्सो वेंट टू साउथ अफ्रीका वेयर ही एक्सपीरियंस रेसिज्म। और उसके बाद ये साउथ अफ्रीका गए जहां पर उन्होंने रेसिज्म को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस किया। रेसिज्म एक ऐसी बुरी कह सकते हो आप, एक ऐसी बुरी परंपरा जो है फॉलोअप की जाती थी मोस्टली यूरोपियंस कंट्री में, ब्रिटेन की बात करूं, जहां जहां जिस जिस देश में उन्होंने अपना कॉलोनी जो है या कॉलोनियलिज्म जो है वो बढ़ाया था वहां पर रेस को लेकर काफी ज्यादा चर्चा होती थी। जैसे इंडिया की भी बात करूं तो यहां पर भी भेदभाव किया जाता था रेस के बेस पर, आपकी नस्ल के बेस पर। आपको ब्लैक पीपल, बारबेरियन कहा जाता था और वो खुद को सुपीरियर समझते थे, वो कहते थे कि हम सुपीरियर ब्रीड के हैं एंड ऑल दैट, ये प्रोसेस जो है वो चलता था। तो यही चीज गांधी जी ने एक्सपीरियंस की थी जब वो साउथ अफ्रीका गए थे। उनको बहुत सारी जगहों पर ह्यूमिलिएट किया गया था। एक बार तो उनको ट्रेन से धक्का देकर गिराया गया था। रेस्टोरेंट में देखा उन्होंने तो यहाँ पर मतलब गोरे लोगों के लिए अलग कैबिन है, ब्लैक लोगों के लिए अलग है, ट्रेन, पब्लिक प्लेसेस, ईच एंड एवरी प्लेस आप देखोगे तो रेसिज्म इतना पीक पर था गाइस। और उस टाइम पर गांधी जी एक सुपर हीरो की तरह जो है वो नजर आ रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गांधी जी के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले मैं इस पे आपको बताऊंगा, हिज पॉलिटिकल गुरु वाज गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जो हैं वो इनके पॉलिटिकल गुरु थे। ही एडवाइज गांधी टू ट्रैवल थ्रू आउट इंडिया फॉर 1 ईयर एंड पीपल्स ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले इंडिया आए हो तो आप राउंड अप करो इंडिया को, 1 साल पहले आप इंडिया घूमो, आप देखो इंडिया है क्या। जिस इंडिया के साथ आप लड़ने आए हो तो उस इंडिया के बारे में आप जानो तो सही कि वो इंडिया है कैसा। एंड महात्मा गांधी के जो कुछ लिटरली वर्क्स हैं जो उन्होंने काम किए हुआ है, ठीक है, उस पर भी नज़र मारते हैं। तो गांधी वॉज अ प्रोफोलिक राइटर भी थे, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी राइटिंग भी अच्छी है, मतलब राइटिंग इन द सेंस के वो अच्छे राइटर भी थे। एंड सम ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स एज वॉज फॉलो, जैसे इन्होंने सबसे पहले 1909 में 1909 में एक
पब्लिश किया था क्या चीज़, हिंद स्वराज। ठीक है, तो हिंद स्वराज बेसिकली क्या है, गांधी जी के द्वारा लिखी गई एक लिटरली वर्क है जिसको किया गया है 1909 में। ही एडिटेड, देखिए उसके बाद ये बहुत सारे न्यूज़पेपर के लिए एडिटर का काम भी करते थे, जिसमें इनके लिखा हुआ है हरिजन, जो वे गुजराती में लिखते थे, इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, और साथ ही साथ इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया इन इंग्लिश एंड नवजीवन गुजराती मंथली। ये देखिए इतने सारे वर्क्स जो हैं इनके लिखे गए हैं। तो और इन पर क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है हु इज़ द राइटर ऑफ द जो है न्यूज़पेपर हरिजन, या हरिजन इज़ द फेमस न्यूज़पेपर इज़ रिटन बाय, हरिजन इज़ रिटन बाय, या इंडियन ओपिनियन इज़ रिटन बाय, यंग इंडिया इज़ रिटन बाय। ठीक है, तो ऐसे जैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को आपने याद रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें गांधी जी के अंडर लिखे गए कौन कौन से उनके लिटरेरी वर्क्स थे। उसके बाद हम बात करें, गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपने खुद की स्टोरी जो है वो लिखी हुई है, और उसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इस अदर ऑटोबायोग्राफीज इंक्लूड सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल जो है इनकी तरफ से बाकी की बुक्स भी लिखी गई हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं और इन पर बहुत बार आप क्वेश्चंस जो है वो देखते हो। अगर आप जब भी कोई टेस्ट सॉल्व करते हो बैठकर, तो आप देखोगे कि इनमें से ये कितने सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे। उसके बाद अगर हम बाकी नजर डालें तो गांधी जी फाउंडेड एंड इंडियन एम्बुलेंस कोर, एक इंडियन एम्बुलेंस सर्विस इन्होंने स्टार्ट की थी 1899 में, एंड हेल्प द वाउंडेड पर्सन इन द वॉर, ही वाज अवॉर्डेड एज केसरे हिंद। तो साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, एक किसी वॉर की वजह से गांधी जी ने वहां पर एक एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की थी, और जिसमें वो जो जख्मी हुए जो सोल्जर्स होते थे उनको हॉस्पिटल ले जाना, उनका ट्रीटमेंट करवाना, और इस अच्छे काम के लिए इनको ब्रिटिशर्स की तरफ से एक टाइटल दिया गया था केसरे हिंद का। याद रखिएगा, केसरे हिंद का टाइटल इनको दिया गया था। तो हु इज़ नोन बाय द नेम ऑफ केसरे हिंद। और गांधी जी ने आगे चलकर हम देखेंगे कि ये टाइटल गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के मुंह पे मार दिया था, कि वापस ले लो, हमें तुम्हारे इस टाइटल की ज़रूरत नहीं थी। क्या था वो इंसिडेंट, क्यों ऐसा हुआ था, ये हम आगे जाकर ज़रूर पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, सो आप में से जितने बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट। तो भाई साहब आपका फंडामेंटल राइट्स बना दिया है हमने अपने चैनल पर, तो वो आप लोग जरूर इसको कर सकते हो। उसके बाद हम नजर डालें तो डरबन में गया हुआ, तो उन्होंने एक फोनिक्स फॉर्म बनाया हुआ था 1905 एट फोनिक्स। तो ये देखिए, ये पूछा जाता है तो कि हु एस्टेब्लिश्ड फोनिक्स फॉर्म, ये एग्जाम में पूछा गया था, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। उसके साथ हम देखें तो ही स्टार्टेड हिज यूनिक मूवमेंट सत्याग्रह इन 1906 इन साउथ अफ्रीका। 1906 में इन्होंने अपना जो मूवमेंट है जो जिसके लिए काफ़ी मशहूर थे, दैट इज सत्याग्रह। ये इनका वेपन था। जैसे हम किसी वॉर में जाते हैं तो हम बंदूक, गोला, बारूद ये सब लेकर जाते हैं, लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि मेरा एक ही वेपन है, दैट इज सत्याग्रह। सच्चाई के मार्ग पर चलना है आपने, कितनी भी कठिनाइयां हो, कितना भी मुश्किल समय हो, आपको हमेशा सत्य के राह पे चलना है। ठीक है, एक सत्याग्रही बनना है। ठीक है, और ये आप बच्चों के लिए भी एडवाइस है। देखिए, आप इतनी अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में जो है अपनी पर्सनल लाइफ में ऐड ऑन कर देनी। ये भी आपके नॉर्म्स होने चाहिए लाइफ के कि आपको कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में भी होनी चाहिए। तो इन्होंने 1906 में साउथ अफ्रीका में इस सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। ही फर्स्ट जेल्ड इन जोहान्सबर्ग। वो पहली बार जेल कब गए थे, तो 1908 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 1908 में जोहान्सबर्ग में, दैट इज इन साउथ अफ्रीका में ये अरेस्ट हुए थे। उसके बाद हम देखें तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया ऑन 9 जनवरी 1915, 1500 में इन बॉम्बे। और अब इस डे को देखो हिस्टोरिक बनाने के लिए हम इसको क्या है, परावासी दिवस के नाम से हम इस डे को जानते हैं। तो याद रखिएगा गाइज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एवरी ईयर जनवरी 15 इज मतलब 15th ऑफ जनवरी है ना, या सॉरी 9th ऑफ जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज, हम हर साल 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो वो है परावासी दिवस। और परावासी दिवस क्यों सेलिब्रेट हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इस दिन 1915 में गांधी जी की वापसी हुई थी साउथ अफ्रीका से। गांधी जी फर्स्ट अटेंडेड द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1916। 1916 में, देखिए 15 में वो वापस आ रहे हैं, 16 में ये पहला सेशन अटेंड करते हैं जो है लखनऊ सेशन ऑफ INC। लखनऊ सेशन भी काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक माना जाता है, मतलब ड्यूरिंग द इंडियन स्ट्रगल फॉर जो हमारी चल रही थी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। तो
तो क्यों था ये भी हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, घबराना नहीं है। टेंशन लेने की सर यहां बता रहे हैं तो बताएंगे नहीं, आगे आगे सब आपको ये चीजें पता होंगी। बस आपको माइंड में मैं कुछ चीजें स्ट्राइक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में कुछ चीजें स्ट्राइक होती रहे और आपके अंदर की वो क्विस्ट जो है वो जागती रहे कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तभी जाकर आपको आगे पढ़ने में मजा आने वाला है। देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो गांधी जी फर्स्ट मेजर स्पीच वाज ऑन द ओकेजन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेटर नोन एज BHU इन 1916। 1916 में विद द एफर्ट ऑफ एनी बेसेंट एंड जो है एनी बेसेंट के एफर्ट्स की वजह से हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग करी थी। मदन मोहन मालवीय का भी इसमें काफी जो है नाम आता, हम पहले ही इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या है, ये वो समय था जब गांधी जी ने INC को धुतकारा था, जब INC को उन्होंने बोला कि तुम लोग जो कर रहे हो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन गाइस एक चीज याद रख लेना कि तुम्हारे साथ कुछ अभी प्रॉब्लम्स हैं, तुम में कुछ कमियां ऐसी हैं, क्योंकि INC कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि INC इज द ग्रुप ऑफ एलीट सेक्शन। सिर्फ एलीट लोग, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग ही INC का पार्ट है। व्हाट अबाउट द मेजर सेक्शन, जो गरीब लोग हैं, जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है इंडिया में, आपको उनके लिए काम करना चाहिए। आप ग्राउंड रियलिटी जो है वो देखिए। आप हाई फाई बातें कर रहे हो, आपके लोगों को समझ ही नहीं आती कि ये लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पर होना लाजमी था। ही फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया वाज चंपारण सत्याग्रह। इनकी पहली जो सत्याग्रह इंडिया में गांधी जी ने किया था दैट वाज चंपारण सत्याग्रह, जो इन्होंने इंडिगो प्लांटर्स के लिए किया था इन बिहार। गाइस देखिए आपसे ना यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमाकर। घुमाकर क्या है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गांधी जी के अंडर पहली सत्याग्रह कौन सा था या पहला उनकी तरफ से कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, तो आप लिखोगे चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917, ठीक है, 1917। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि विच वॉज द गांधी फर्स्ट मेजर मूवमेंट, सबसे बड़ी मेजर मूवमेंट कौन सी थी, तो आप बोलोगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। याद रखना सबसे माइनर पहले चंपारण है, फिर खेड़ा है ना, सॉरी फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, उसके बाद गांधी जी जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते हैं 1920 में। लेकिन वो बहुत बड़ी मूवमेंट थी जिसमें मतलब आप देखोगे कि तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इन्वॉल्व थे। अब यहां पर गांधी जी क्या है, छोटी छोटी मूवमेंट्स चलाएंगे। क्यों चलाएंगे ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अब ऑन द इशू ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर ही हेल्ड 13 अप्रैल 19 ही रिटर्न द केसरे हिंद, जो टाइटल था इनको, जो गोल्ड मेडल इनको दिया गया था, इन्होंने वो गोल्ड मेडल वापस दिया था। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उस हत्याकांड के लिए गांधी जी ने काफी, उनको रोष था दिल में, तकलीफ हुई उनको, और उन्होंने इस गोल्ड मेडल को वापस कर दिया था कि नहीं चाहिए भाई, तुम्हारी तरफ से दिया गया ये मेडल, ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि गांधी जी जो है वो छोटी छोटी मूवमेंट्स के बारे में मैं बता रहा था। तो देखिए छोटी छोटी मूवमेंट्स स्टार्ट करने के पीछे का रीजन क्या था गांधी जी का, वो सिंपल रीजन ये था दोस्तों कि गांधी जी ने ना पहले पॉपुलैरिटी का काइंड ऑफ कहने के लिए, कि लोगों को समझने के लिए कि देखिए हम क्या चाहते हैं। अब INC देखो सिंपल क्या कह रही है, बाइकआउट करो भाई साहब, अलग अलग जगहों पर जाकर बाइकआउट करो, स्वदेशी ये स्टार्ट करो। लेकिन गांधी जी ने ग्राउंड मतलब पर जाकर पूरे गरीब लोगों को जाकर जो है समझा उनकी प्रॉब्लम को। जैसे मान लेते हैं वो बिहार गए, तो बिहार में उन्होंने इंडिगो रिवोल्ट किया, तो बिहार में उनकी पॉपुलैरिटी हुई। उसके बाद वो अहमदाबाद गए, तो अहमदाबाद में उन्होंने वहां पर मिल स्ट्राइक करवाई और वहां पर लोगों को उनका हक दिलाया, तो वहां अहमदाबाद में वो फेमस हो गए। इस तरीके से गांधी जी ने गरीब लोगों की मदद करी। जब वो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं तो गरीब कैसा होते हैं, गरीब लोगों की एक अच्छी क्वालिटी ये होती है कि वो अपना एहसान कभी नहीं भूलते हैं, कि जो जिन्होंने उनके साथ अच्छा किया हो वो उसके लिए जान भी देते हैं। तो ये चीज गांधी जी ने जो है अप्लाई करना स्टार्ट किया, और देखते ही देखते गांधी जी की पॉपुलैरिटी इंडिया में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गांधी जी को मसीहा, गॉड, पता नहीं कौन कौन से लोगों ने नाम देना स्टार्ट कर दिया कि ये भगवान है, ये भगवान का दूसरा रूप है जो धरती पे आया है हम लोगों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने। और इस तरीके से गांधी जी के साथ लोगों का जुड़ाव जो है, जुड़ना स्टार्ट हो गया, और इस तरीके से गांधी जी फिर बड़ी मूवमेंट 1920 में स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो देखिए ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, इन फैक्ट्स के ऊपर आपसे अक्सर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं और आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि गांधी जी ने भाई साहब अपना जो मेडल था दैट इज केसरे हिंद का
का जो टाइटल था ये उनको वापस दे दिया, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था एट द स्टार्टिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट। फिर उसके बाद देखिए खिलाफत मूवमेंट इंडिया में चल रही थी, और खिलाफत मूवमेंट में क्या हो रहा था, देखिए हमें अभी तक ये चीज पता है कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड है भाई साहब इंडिया में। क्यों है डिवाइड? क्योंकि भाई साहब ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन ऑफ बंगाल जब से किया है तब से हिंदू मुस्लिम की दूरियां आपस में बढ़ने की जो है बढ़ती ही जा रही है। हालांकि कोशिश भी की गई इनको यूनाइट करने की, बट नो, ये फ्रूटफुल नहीं रही। तो गांधी जी इज नाउ लुकिंग फॉर द टाइम कि मैं ऐसा कब मुझे मौका मिले कि मैं हिंदू मुस्लिम जो हैं उनको जोड़ सकूं, और ये मौका दिया उनको ब्रिटिशर्स ने टर्की जैसे मुस्लिम कंट्री पर अटैक किया, और वहाँ पर बैठे होते थे मुस्लिम्स के जो सबसे बड़े रिलीजियस कह सकते हो रिलीजियस गुरु, दैट इज खलीफा वहाँ पर होते थे, और खलीफा को उन्होंने पावर से हटा दिया। और यहाँ इंडिया में एजिटेशन स्टार्ट हो गया कि आपने हमारे खलीफा के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनका मुस्लिम्स का रिलीजियस सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा था अपने गुरु के साथ, तो उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। तो गांधी जी ने मौका देखा कि भाई साहब ये राइट चांस है जब मैं हिंदू मुस्लिम्स को जोड़ सकता हूं, और यहीं से गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का पार्ट बने वो, और उन्होंने कहा कि आप दोनों का दुश्मन एक है तो हम लोग मिलकर क्यों ना लड़ें इसके साथ। तो ये एक तरीका था गांधी जी का। देखिए सबसे पहले गरीब लोगों को एकजुट करना, फिर जो हिंदुस्तान में जो मतलब इंडिया के अंदर जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने जो मतलब खिचड़ी पकाई हुई है, उस खिचड़ी को मतलब उस रायते को फैला उसको समेटा उन्होंने, और कैसे एकजुट होकर इन्होंने जो है भाई साहब मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट किया। तो खिलाफत मूवमेंट में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस इलेक्टेड गांधी एज इट्स प्रेसिडेंट बनाया। क्यों बनाया? गांधी जी जोड़ना चाहते थे, और यहीं से खिलाफत मूवमेंट प्लस जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नोन एज व्हाट गाइस, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड ऑन द 1 अगस्त 1920 बाय द लीडरशिप ऑफ द गांधी जी के अंडर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो एक बहुत बड़ी मेजर जो है वो मूवमेंट इंडिया के अंदर रही। गांधी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बेलगांव, जो कि 43rd सेशन था कर्नाटका 1924, याद रखेगा। और ये एक और इकलौता फर्स्ट एंड द लास्ट सेशन था गांधी जी का जिसमें वो प्रेसिडेंट रहे। एक ही सेशन ऑफ कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट रहे हैं, एंड दैट वाज बेलगांव कर्नाटका 1924। उसके बाद हम देखते हैं कि इन 1928 गांधी वाज स्टार्टेड बरोदली सत्याग्रह। इन्होंने बरोदली सत्याग्रह स्टार्ट किया था। क्या था ये सत्याग्रह, आगे चलेंगे। ही स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद हिज दांडी मार्च इन 1930। उसके बाद गांधी जी जो है आप देखोगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारी फेल हो गई, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये था कि लोगों ने वायलेंट एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी जो गांधी जी नहीं चाहते थे, और उसके लिए फिर गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने बरोदली सत्याग्रह स्टार्ट किया, और फिर वहां से जब वे बाहर निकले, जेल से बाहर जब निकले, तो जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट कर दी और दांडी मार्च स्टार्ट कर दिया। कहा जाता है कि दांडी मार्च जो उन्होंने किया था, देखो ये भी एक पॉइंट है, अब पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम्स को जोड़ने की बात की, लेकिन दांडी में उन्होंने लोगों को जोड़ा। कैसे? उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स ने नमक जैसी चीज के ऊपर भी टैक्स लगाया हुआ है, तो गांधी जी ने कहा कि अगर तो नमक ऐसी चीज है जो हर कोई खाता है, हिंदू भी खाएगा, मुस्लिम भी खाएगा, सिख भी खाएगा, ईसाई भी खाएगा, ईच ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी कंज्यूम सॉल्ट, तो अगर मैं सॉल्ट जैसी चीज पे टारगेट करूंगा, इसको हटा दूंगा, तो मेरे साथ सपोर्ट हो जाएगी। तो गांधी जी ने दांडी मार्च यहां पर किया, और दांडी मार्च में उन्होंने सॉल्ट लॉ के खिलाफ जो है सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने की बात करी। जैसे ही सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया गांधी जी ने, तो लोग इनके साथ जुड़े। जब जैसे ही लोग इनके साथ जुड़े तो उन्होंने कहा भाई साहब वी विल स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कोई भी बड़ी मूवमेंट के पीछे देखिए कितना लॉजिक लगा रहे हैं भाई साहब, ऐसा हर किसी के बस का काम नहीं था। जो गांधी जी के प्रोस्पेक्टिव्स थे, जो गांधी जी के तरीके थे, वो यूनिक थे सबसे, ऐसे नहीं उनको जो है महात्मा का टाइटल जो है वो दिया गया है। गांधी जी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च इन 12 मार्च 1930 फ्रॉम हिज आश्रम, साबरमती आश्रम से उन्होंने ये स्टार्ट किया था। ये जितने मैं आपको सर्कल करके बता रहा हूं ना चीजें, ये सारी की सारी एग्जाम में पूछी गई हैं। गांधी जी के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, ऐसे भी जर्नल भी पूछी गई। तो ये कहीं ना कहीं आपको मैं पूरा क्रक्स मॉडर्न हिस्ट्री का आज की वीडियो लेक्चर में देने वाला हूं। आपको अगर ये चीज भी पढ़ोगे ना, तो आपको आधे से ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री आपकी क्लियर हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। टुवर्ड्स ओशन बाय वॉक तक जाने का इन्होंने सोचा। ही रीच दांडी ऑन 6 मार्च 1930। दिस वाज नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह। इन दिस टाइम वायसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड इरविन, और इस टाइम पर लॉर्ड इरविन जो है वो वायसरॉय थे इंडिया के। तो इन्होंने देखा कि किस तरीके से गांधी जो हैं वो पॉपुलैरिटी जो है वो लगातार हासिल कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, गांधी अटेंडेड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं, ठीक है, और उनमें से अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी टेबल कॉन्फ्रेंस थी जो गांधी जी ने अटेंड की है, तो सिर्फ सेकंड वाली।
न फर्स्ट न थर्ड, कोई भी ज्वाइन नहीं किए, बस एक ही टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी के अंडर जो है गांधी जी ने इसको अटेंड किया है, दैट वाज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, सॉरी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। रिटर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड, लंदन से वापस आते वक्त गांधी जी अगेन स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 3 जनवरी 1932। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि गांधी जी ने फिर स्टार्ट की, इसका मतलब उन्होंने रोकी होगी। हाँ, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को होल्ड पे रखा था क्योंकि वो इरविन के साथ एक पैक्ट कर रहे थे, गांधी इरविन पैक्ट उसको कहा जाता है, जिस पैक्ट में हमने कुछ शर्तें रखी थी, कुछ ब्रिटिशर्स की तरफ से शर्तें आई थी, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ना उसने काफी ज्यादा स्पीड पकड़ ली थी, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट इंडिया के अंदर जो है होना स्टार्ट हो गए थे। और जब इतने ज्यादा प्रोटेस्ट इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गए थे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर जो है वो पड़ना स्टार्ट हो गया था। अब प्रेशर पड़ रहा है तो वो ऑब्वियसली हमारी शर्त को जो है वो मानेंगे, तो उन्होंने कुछ समझौते रखे थे, कुछ समझौते हमने रखे, और फिर हम तभी गांधी जी माने थे कि मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाऊंगा। लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगेन कोई जो है फ्रूटफुल वो नहीं रही, तो गांधी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने हमारे जो शर्तें हमने रखी थी आपने नहीं रखी, मैं दोबारा से इंडिया जाकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करूंगा। इसलिए गांधी जी ने यहां पर दोबारा से इसको 3 जनवरी 1932 को स्टार्ट किया था। द न्यू वॉयसरॉय लॉर्ड विलिंगडन सप्रेस दिस मूवमेंट, और फिर लॉर्ड विलिंगडन ने पूरी तरह से जोर लगाया और इस मूवमेंट को बंद कर दिया। ऑन 17th of April 1934 गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, और फिर 1934 ने गांधी जी ने इस मूवमेंट को भी कॉल बैक कर दिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ जिस तरीके से रिप्रेसिव मतलब इतने ज्यादा लोगों को मारा पीटा जा रहा था, तो गांधी जी से ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। उसके बाद हम देखें तो गांधी जी सेट अप एन आश्रम इन सेवाग्राम विच नोन एज वृद्धा आश्रम, ठीक है, गांधी जी ने एक आश्रम भी उसकी भी जो है गांधी जी ने एक आश्रम भी जो है वो बनाया हुआ था, ठीक है, और उस आश्रम का नाम क्या था गाइज, यहां पर देखिए, आश्रम इन सेवाग्राम, जिसको हम लोग वृद्धा आश्रम के नाम से भी जानते हैं। गांधी बिगेन द क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद देखिए गांधी जी के अंदर एक और मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको आप कहते हो, जहां गांधी जी ने लोगों को नारा दिया था करो या मरो, क्योंकि अब स्थितियां ऐसी हो गई थी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अब इंडियन से डरना स्टार्ट हो गए थे, और साथ ही साथ आपके साथ जब महात्मा जैसे लोग हों, ठीक है, जिनको कि लोगों का विश्वास ये कहता था कि ये भगवान है, तो आप कहां से डरोगे। तो यहां पर लोगों ने फिर जो किया उसका जो है रिजल्ट आपके सामने है कि आज हम यहां पर खड़े हैं। तो यहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होती है 8th of August 1942 आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। एक्चुअली में ब्रिटिशर्स ने क्रिप्स मिशन इंडिया भेजा था इसलिए ताकि इंडियंस की जो लगातार प्रोटेस्ट इंडिया के अंदर चल रहा है उस प्रोटेस्ट को रोका जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन इंडिया भेजा, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें देने का उन्होंने वादा किया कि आपको ये चीजें देंगे, लेकिन वो एक फ्यूचर प्रोमिसेस थे, उस पर हम गौर नहीं कर सकते थे। अब हम चाहते थे कि हम पूरे तरीके से अपने देश को खुद संभालें, तो हमने जो है क्रिप्स मिशन को बाइकआउट किया, और साथ ही साथ हमारी शर्तें उसमें पूरी नहीं हुई, जो हम मांग रहे थे ब्रिटिश से वो हमें नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए गांधी जी ने यहाँ पर स्लोगन दिया था, देखिए, डू और डाई, करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे। जैसे आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए भी है, डू और डाई। बहुत सारे बच्चों के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, करो या मरो भाई साहब, या तो एग्जाम पास करो या ये जो तुम लोग टाइम पास के लिए स्टडी करते हो इसको करना बंद कर दो। पढ़ना है सही से पढ़ो, दिल लगाकर पढ़ो, सब क्लियर हो जाएगा, करो या मरो वाली स्थिति है तुम लोगों के लिए। उसके बाद हम देखते हैं गांधी जी इज ऑल्सो नोन एज महात्मा। देखिए ये टाइटल्स हैं और ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई साहब, बहुत बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा कहा जाता है, तो ये जो महात्मा वाला टाइटल है ये गांधी जी को किसने दिया था, तो इट वाज गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद हम देखते हैं गांधी जी को इंडियन फकीर, ट्रेटर फकीर भी कहा जाता है, किसके द्वारा, विल्सन चर्चिल के द्वारा, ठीक है, विल्सन चर्चिल ने इनको नंगा फकीर कहा है, ठीक है, न्यूड फकीर भी इनको कहा है, हाफ नेकेड सेंट कहा है इनको फ्रैंक मोरेस ने, ठीक है, तो फ्रैंक मोरेस ने इनको क्या कहा है, दैट इज हाफ नेकेड सेंट। और राष्ट्रीय पिता, द फादर ऑफ नेशन, ठीक है, बापू जो टाइटल इनको दिया गया है, दैट वाज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस ने इनको टाइटल दिया हुआ है। गाइस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गांधी जी के। साथ ही साथ गाइस अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो @ठाकुर 93 पर, ठीक है, _93 करके, और यहाँ पर आपको आज के वीडियो लेक्चर की पीडीएफ जो है वो मिलेगी। साथ ही साथ आपको बाकी भी आपके एग्जाम के रिलेटेड जो भी मतलब चीज़ें रहेंगी वो आपको यहाँ पर मेरे इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। सो
तो फॉलो कर दीजिएगा इसको और आपको इसका PDF मिल जाएगा, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों की रहता है कि सर हमें PDF प्रोवाइड नहीं होती है। और मैंने पर्सनल इनिशिएटिव लिया कि नहीं चलो मैं एक चैनल क्रिएट मतलब एक ग्रुप बना देता हूँ और वहाँ पर आपको इसकी PDF जो है वो मिलती रहेगी इसकी, बल्कि इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही गाइस। सो स्टे ट्यून्ड विद जेके एग्जाम क्रैकर फॉर मोर अपडेट्स गाइस। लगातार हमारी तरफ से बहुत सारी वीडियोस आपको मिल रही हैं, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। बहुत जल्द ही वैकेंसीज आउट होने वाली हैं, स्टेट लेवल पर भी सेंट्रल लेवल पर भी अपने आप को तैयार कीजिए। जैसे एक पहलवान लड़ने से पहले क्या मतलब प्रैक्टिस कर रहा होता है ना ग्राउंड में जाकर, तो वैसे ही आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। एंड जल्द ही गाइज आपके एग्जाम अनाउंस हो जाएंगे, फिर यू डोंट हैव टाइम क्योंकि आपको रिवीजन भी करनी है और बाकी चीज़ें भी करनी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स गाइज। सो हार्ड वर्क कीजिए क्योंकि वही एक चाबी है जो आपकी किस्मत के ताले को खोल सकती है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट्स ही हमें आपका प्यार और आपकी सपोर्ट का एहसास दिलाते हैं। तो चलिए गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच गाइज।